इमेजिन करो कि आप एक जनरल स्टोर पे 1 किलो चीनी खरीदने गए और आप 100 रुपये लेके गए हो। आप जब दुकानदार के पास जाके बोलते हो कि आपको चीनी चाहिए तो वो कहता है कि तुम 100 की जगह 150 रुपये दो और ये पूरी दुकान खरीद लो। कुछ ऐसा ही हुआ था अमेरिकन प्रेसिडेंट और नेपोलियन के बीच में जब अमेरिका ने लुइसियाना की टेरिटरी को खरीदा था। इसी सेल के बाद यूनाइटेड स्टेट्स की बाउंड्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई और धीरे धीरे वो दुनिया का इतना बड़ा सुपर पावर बन गया। ये कहानी है लुइसियाना परचेज की। कहानी शुरू होती है 9 अप्रैल साल 1682 को। ये वो तारीख है जब एक फ्रेंच एक्सप्लोरर जिनका नाम रॉबर्ट कैवेलियर था वो मिसिसिपी के किनारे पे आए और उन्होंने यहाँ पे आके एक घोषणा पत्र पढ़ा। उन्होंने ये कहा कि आज से ये पूरा एरिया फ्रेंच लोगों के हाथ में है और यहाँ के राजा होंगे फ्रेंच राजा लुई द 14th। और उसी फ्रेंच राजा लुई द 14th के नाम पे उन्होंने इस पूरे एरिया का नाम रखा लुइसियाना। ये जितनी लुइसियाना टेरिटरी थी उसको अगर आप आज के यूरोप के मैप से कंपेयर करें तो पूरा ब्रिटिश आइल्स, मतलब जिसमें ब्रिटेन है, आयरलैंड है, फिर स्पेन, फ्रांस, पोर्चुगल, जर्मनी, हॉलैंड, इटली और स्विट्जरलैंड, इन सारे कंट्रीज का साइज मिला लो उससे भी ज्यादा ये लुइसियाना टेरिटरी थी। तो साल 1682 में फ्रेंच एक्सप्लोरर कैवेलियर ने यहाँ पे अपनी ओनरशिप डिक्लेयर की। उसके बाद साल 1718 में एक दूसरे फ्रेंच एक्सप्लोरर यहाँ पे आए और जहाँ पे पिछले वाले ने अनाउंसमेंट किया था वहां पे उन्होंने एक नया सेटलमेंट बनाया और इस सेटलमेंट को उन्होंने नाम दिया ला नोवेल ऑरलीन्स, जिसको इंग्लिश में न्यू ऑरलीन्स कहते हैं। तो इस तरह से अब लुइसियाना पूरे फ्रेंच एम्पायर की ओवरसीज टेरिटरीज में से सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण टेरिटरी हो गई थी। पर फिर भी यहाँ पे फ्रेंच सेटलर्स की पॉपुलेशन बहुत ही कम थी। जितने भी फ्रेंच लोग थे वो सारे मिसिसिपी नदी के किनारे पे ही रहते थे और बाकी पूरा लुइसियाना खाली पड़ा हुआ था। वहां पे ज्यादातर नेटिव अमेरिकन थे और नेटिव अमेरिकन के साथ फ्रेंच लोगों के रिलेशन कुछ खास नहीं थे क्योंकि नेटिव अमेरिकन को लग रहा था कि ये लोग बाहर से आए हैं और यहाँ पे रहने लगे आके और इसको अपना नाम भी दे दिया लुइसियाना। पर धीरे धीरे कुछ दशक बीते और जब साल 1762 आया तब एक और ट्विस्ट आता है लुइसियाना की कहानी में। उस समय यूरोप में द 7 Years वॉर चल रहा था। इस वॉर को चलते हुए ऑलरेडी 6 साल हो चुके थे और ये वॉर यूरोप के अलावा जो यूरोपियन पावर्स की दुनिया भर में कॉलोनीज थी वहां पे लड़ाई हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल जो भारत में प्लासी की लड़ाई हुई थी वो भी 7 Years वॉर का ही हिस्सा माना जाता है। इस लड़ाई में भी एक तरफ ब्रिटिश थे और उनके जो ऑपोजिट में लड़ रहे थे उसमें एक साइड फ्रेंच भी थे। अगर आपको पता है कि ये प्लासी की लड़ाई कौन से साल में हुई थी तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो ये जो 7 Years वॉर हो रहा था यूरोपियन पावर्स के बीच में उसमें ब्रिटेन और प्रशिया एक साइड पे थे और उनके ऑपोजिट साइड पे थे फ्रांस, स्पेन और कुछ और एम्पायर्स। तो स्पेन और फ्रांस एक साथ लड़ रहे थे और 1762 में फ्रांस के एम्परर ने स्पेनिश एम्परर से कहा कि ये लुइसियाना की टेरिटरी आप हमसे ले लीजिए। ये ऑफर करने के उनके कुछ रीजंस माने जाते हैं। पहली चीज ये कि स्पेन ने फ्रांस की मदद की थी ब्रिटेन के अगेंस्ट इस 7 Years वॉर में। दूसरी बात, फ्रांस के पास नॉर्थ अमेरिका में ऑलरेडी बहुत सारी टेरिटरी थी। कनाडा का बहुत सारा हिस्सा फ्रांस के पास ऑलरेडी था। और तीसरी बात यह है कि फ्रेंच लोगों को ये लुइसियाना की टेरिटरी कोई खास काम की नहीं लग रही थी तो उन्होंने 1762 में ट्रीटी ऑफ फाउंटेनब्लू किया और उसके अंतर्गत पूरा लुइसियाना का जो ओनरशिप है वो स्पेन को दे दिया। ये जो लुइसियाना की टेरिटरी थी ये मिसिसिपी नदी के वेस्टर्न साइड पे थी। अब अगले साल यानी 1763 में फ्रांस ने मिसिसिपी नदी का ईस्टर्न हिस्सा ब्रिटेन को दे दिया। तो इस तरह से अब मिसिसिपी नदी का वेस्टर्न हिस्सा जो लुइसियाना टेरिटरी थी वो स्पेन की हो गई और ईस्टर्न हिस्सा मिल गया ब्रिटिश लोगों को। फिर आता है साल 1776 यानी जिस साल अमेरिका ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पे साइन किया और वो ब्रिटिश अंपायर से अलग हो गए और एक नया देश बना यूनाइटेड स्टेट्स। ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन हुआ था 4 जुलाई 1776 को, इसीलिए आज भी अमेरिका में इस दिन को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। यूएस के इंडिपेंडेंस के बाद जो मिसिसिपी के ईस्टर्न साइड पे हिस्सा ब्रिटेन के पास था अब वो यूनाइटेड स्टेट्स का हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट इस बात को अच्छे से जानती थी कि मिसिसिपी नदी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नदी नीचे आके समुद्र से कनेक्ट होती थी और यहाँ से पूरा अमेरिका का जो भी व्यापार होता था वो इस नदी की वजह से बहुत आसान हो जाता था। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट मिसिसिपी नदी और न्यू ऑरलीन्स के ऊपर कंट्रोल चाहते थे और उनका प्लान ये था कि हम धीरे धीरे अपने माइग्रेंट्स वहाँ पे भेजते रहेंगे, सेटलर्स वहाँ भेजते रहेंगे और ये पूरा एरिया जो है हम धीरे धीरे करके स्पेनिश एम्पायर से अपने पास ले लेंगे। अमेरिकन इस बात को जानते थे कि स्पेनिश एम्पायर ऑलरेडी अब यूरोप में कमजोर होने लगा है तो धीरे धीरे जब हम अपनी पकड़ बढ़ाएंगे तो स्पेन हमको रोक नहीं पाएगा। इसी सिलसिले में यूनाइटेड स्टेट्स ने 1795 में
स्पेन के साथ एक डील साइन की जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स को न्यू ऑरलियंस के बंदरगाह को इस्तेमाल करने के राइट्स मिल गए और ये भी उनको अधिकार मिल गया कि वहां पे अपना सामान स्टोर भी कर सकते हैं। इस डील में यूनाइटेड स्टेट्स को यह भी अधिकार मिला कि वो उस पूरी मिसिसिपी नदी को अपने व्यापार के लिए, अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस टाइम तक यूएस के लिए ये सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है साल 1798 में। तब स्पेन ने यूनाइटेड स्टेट्स को कहा कि तुम न्यू ऑरलियंस के बंदरगाह को यूज नहीं कर सकते, तुम अपना सामान वहां पे स्टोर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये बात यूएस के लिए बहुत ही परेशानी वाली थी और वो बात जानते थे कि स्पेनिश एम्पायर उतना मजबूत नहीं है, तो अगर हम मिलिट्री एक्शन करेंगे तो शायद हम अपने जोर से न्यू ऑरलियंस को अपने पास ले पाए। पर अभी भी यूएस की किस्मत अच्छी नहीं हुई थी, क्योंकि 1799 में एक और ट्विस्ट आता है। ये वो साल था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो जाता है और फ्रांस का एक नया लीडर उभर के आता है, नेपोलियन बोनापार्ट। ये फ्रांस का फर्स्ट कॉन्सल बन गया था और इसका रवैया कंप्लीटली अलग था अभी तक के फ्रेंच एम्परर्स के साथ। पावर में आते ही उसने ये बात कही कि हमारा इतना बड़ा टेरिटरी था लुइसियाना का, हमने इसको क्यों स्पेन को बेच दिया, और अब उसका एजेंडा बन गया कि ये लुइसियाना हमको स्पेन से वापस लेना है। इसी के चलते साल 1800 में नेपोलियन ने स्पेन के साथ एक सीक्रेट डील की। इस डील के अंदर उन्होंने स्पेन को इटली के नॉर्थ में एट्रूरिया नाम का एक छोटा सा किंगडम दे दिया और उसके बदले में उन्होंने स्पेन से लिया पूरा लुइसियाना। क्योंकि ये डील बहुत ही सीक्रेटली हुई थी, इसी वजह से दुनिया को अभी इस डील के बारे में और इस चीज के बारे में कि लुइसियाना फ्रांस का हो चुका है, ये किसी को नहीं पता था। नॉर्थ अमेरिका और स्पेशली लुइसियाना को लेकर नेपोलियन का प्लान कुछ ऐसा था। सेंट डोमिंग नाम की एक जगह थी जो पहले फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, पर साल 1791 में वहां पे जो स्लेव्स थे उन्होंने एक रेबेलियन किया और उस रेबेलियन के बाद फ्रेंच लोगों के हाथ से वो कॉलोनी ऑलमोस्ट छूट गई। तो नेपोलियन चाह रहा था कि वो वापस सेंट डोमिंग को अपनी कॉलोनी बनाए, उनको पूरी तरह कैप्चर करके फिर वो अपने सोल्जर्स को लुइसियाना भेजेगा और लुइसियाना में पूरा मिलिट्री ऑक्यूपेशन करेगा। और फिर लुइसियाना में इतनी बड़ी जगह है, इतने सारे फार्म्स हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ की खेती करेगा और वहाँ से वो अपने पूरे फ्रेंच एम्पायर को सामान एक्सपोर्ट करेगा। उसके साथ साथ उसने ये भी सोचा था कि फ्रांस के अंदर हम जितना भी सामान बनाते हैं उसको हम लुइसियाना में एक्सपोर्ट करेंगे और लुइसियाना से फिर वो सामान यूएस और कनाडा तक पहुंच सकता है। तो ये पूरा प्लान नेपोलियन ने बना के रखा था सेंट डोमिंग और लुइसियाना को लेके। जैसे मैंने बताया कि स्पेन और फ्रांस के बीच में जो लुइसियाना की डील हुई थी ये सीक्रेटली हुई थी, पर कैसे ना कैसे करके यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन को इस डील की भनक लग गई और ये सुन के वो बहुत परेशान हुए, क्योंकि वो जानते थे कि स्पेनिश एम्पायर तो कमज़ोर हो चुका है और यहाँ पे हम धीरे धीरे माइग्रेंट्स को भेज के या कैसे ना कैसे करके लुइसियाना और नहीं तो न्यू ऑरलियंस के एरिया को हम अपने कंट्रोल में ले ही लेंगे। पर जब उनको पता चला कि नेपोलियन फ्रेंच एम्पायर इसको कंट्रोल करेगा, तब वो ये जान गए कि अगर फ्रेंच एम्पायर ने यहाँ पे अपना पैर जमा लिए तो हम उनको यहाँ से नहीं हटा पाएंगे। तो इसीलिए जेफरसन नहीं चाहते थे कि फ्रेंच एम्पायर न्यू ऑरलियंस और लुइसियाना के एरिया को कंट्रोल करे। जैसे हर ताले की एक चाबी होती है, उसी चाबी से ताला खुलता है, वैसे ही नॉर्थ अमेरिका और न्यू ऑरलियंस को लेके जो नेपोलियन का प्लान था वो ताला था और उसकी चाबी थी सेंट डोमिंग। सेंट डोमिंग में जो स्लेव्स ने रेबेलियन किया था, नेपोलियन जानता था कि उस रेबेलियन को कुचलना बहुत जरूरी है। इसी वजह से नेपोलियन ने साल 1801 में अपने 20,000 फ्रेंच सोल्जर्स को अपने जनरल लेक्लर्क के साथ भेजा ताकि सेंट डोमिंग में जो अपराइजिंग चल रही है उसको वो कुचल सके। और यहां पहुंचने के 3 महीने के बाद वो इस मिशन में कामयाब हुए। जब ये बात यूएस प्रेसिडेंट जेफरसन को पता चली तो वो और परेशान हुए। अब साल आ चुका है 1802 और यूरोप में एक बार फिर से टेंशन चल रही है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़ाई के आसार नजर आ रहे हैं। इस बात का फायदा उठा के जेफरसन ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए। उन्होंने सेंट डोमिंग में जो अपराइजिंग चल रही थी उसकी कड़ी आलोचना की और फ्रांस को ये ऑफर किया कि अगर आपको चाहिए तो हम आपकी मदद करेंगे मिलिट्री भेज के इस अपराइजिंग को कुचलने के लिए। उसके साथ ही उन्होंने अपने एक पॉलिटिशियन रॉबर्ट लिविंगस्टन को मिनिस्टर टू फ्रांस बना के यूरोप में भेजा फ्रांस के साथ नेगोशिएशंस करने के लिए। उन्होंने लिविंगस्टन को यह कहा था कि तुम फ्रांस में जाके उनसे बात करो कि क्या वो न्यू ऑरलियंस को हमको बेचेंगे, पर अगर फ्रेंच लोग न्यू ऑरलियंस को बेचने के लिए तैयार नहीं है फिर तुम ब्रिटेन में जाके उनके साथ एक मिलिट्री अलायंस बनाने की कोशिश करना, ताकि जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में अभी वॉर होने वाला है उस वॉर में हम ब्रिटेन की मदद करें और उसके बदले में ब्रिटेन हमारी मदद करे इस न्यू ऑरलियंस के एरिया में। अब हम पहुंचते हैं साल 1803 में।
नेपोलियन डिसाइड करते हैं कि वो और मिलिट्री एक्सपीडिशन सेंट डोमिंग में नहीं भेजेंगे और सेंट डोमिंग में जो फ्रेंच सोल्जर्स थे उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम न्यू ऑर्लिन्स जाओ। इसका एक रीजन ये माना जाता है कि सेंट डोमिंग में जो फ्रेंच सोल्जर्स थे उनमें बीमारियां फैल रही थी और बहुत सारे सोल्जर्स येलो फीवर से मर रहे थे और नेपोलियन इस बात को बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता था कि अपने देश से इतना दूर नॉर्थ अमेरिकन एम्पायर जो भी स्टेबल भी नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए हम इतने सारे सोल्जर्स को वहां भेजते जाएं। नेपोलियन की प्रायोरिटी इस समय नॉर्थ अमेरिका का एम्पायर नहीं था, इस समय उसका सारा ध्यान था ब्रिटेन के ऊपर, ये जो वॉर होने वाला है उस वॉर के ऊपर। साथ ही साथ नेपोलियन इस बात को जानते थे कि अगर सेंट डोमिंग उनके हाथ से निकल गया तो लुइसियाना भी निकल जाएगा, क्योंकि लुइसियाना को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और जो ब्रिटिश लोग कनाडा में हैं वो नॉर्थ से आके लुइसियाना पर अटैक करके लुइसियाना को भी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बना लेंगे और ये चीज नेपोलियन को बर्दाश्त नहीं थी। नेपोलियन हमेशा ही ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। तो जब 1803 में अमेरिकन मिनिस्टर लिविंगस्टन ने पेरिस में आके फ्रेंच लोगों से बात की कि क्या आप न्यू ऑर्लिन्स हमको बेचेंगे $10 मिलियन में, उसके जवाब में फ्रेंच मिनिस्टर टैलेरेंट ने कहा कि तुम न्यू ऑर्लिन्स तो छोड़ो, तुमको पूरा लुइसियाना खरीदना है क्या? और पूरे लुइसियाना के लिए वो सिर्फ $15 मिलियन मांग रहे थे। ये वही बात है कि आप एक दुकान पे गए 100 रुपए लेके चीनी खरीदने के लिए और दुकानदार ने आपको कहा कि तुम चीनी छोड़ो, पूरी दुकान ले जाओ 150 रुपए में। अमेरिकन प्रेसिडेंट ये बात जानते थे कि ये डील बहुत ही अच्छी है और उन्होंने कहा कि तुरंत इस पे नेगोशिएशन शुरू करो और 30 अप्रैल 1803 में अमेरिका और फ्रांस के बीच में ये साइन हो गया कि अब फ्रांस लुइसियाना अमेरिका को बेच देगा। जनरली जब आप कोई रियल एस्टेट डील करने जाते हैं, कोई प्लॉट खरीदने जाते हैं, तो पूरा डिसीजन बनाने के लिए कई बार हम बहुत हफ्ते या महीने भी लगा देते हैं और यहाँ लुइसियाना बेचा जा रहा था जो इतना बड़ा था कि फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन सब कंट्री से मिला के उससे भी बड़ा था और वो खरीदने के लिए सिर्फ कुछ दिनों में नेगोशिएशन खत्म हो गए और अमेरिका ने तुरंत 30 अप्रैल को ये खरीद लिया। उसके कुछ ही दिनों के बाद जो आशंका थी लड़ाई की वो सच हो गई। 18 मई को ब्रिटेन ने फ्रांस के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया और ये जो पैसा मिला फ्रेंच एम्परर को वो इस लड़ाई में काम आया। और जैसे आप किसी प्लॉट का, किसी अपार्टमेंट का पोजेशन लेते हैं, वैसे यूएस ने 30 दिसंबर 1803 को लुइसियाना का पोजेशन ले लिया। इस पोजेशन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स का जितना एरिया था अभी तक वो एक झटके में डबल हो गया और इतना सारा एरिया उसको मिल गया कि उस लुइसियाना की टेरिटरी से आज यूनाइटेड स्टेट्स के लगभग 15 स्टेट बन जाते हैं। कुछ स्टेट पूरे पूरे निकले हैं लुइसियाना से और कुछ स्टेट्स का हिस्सा निकला है। अगर आप आज के यूएस के मैप को देखें तो जो जो स्टेट्स लुइसियाना से निकले हैं वो हैं लुइसियाना, आर्कांसा, मसूरी, आयोवा, ओक्लाहोमा, कैंसस, नेब्रास्का, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा और इन स्टेट्स के कुछ पार्ट्स मिनेसोटा, न्यू मैक्सिको, मोंटाना, वायोमिंग और कोलोराडो। अगर नेपोलियन ये लुइसियाना की डील नहीं करते यूएस के साथ तो क्या होता? जैसे मैंने पहले बताया कि मिसिसिपी नदी और न्यू ऑर्लिन्स का एरिया यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा था। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स खुद जाके $10 मिलियन देके न्यू ऑर्लिन्स को खरीदना चाह रहे थे। तो अगर फ्रांस ये डील नहीं करता तो यूनाइटेड स्टेट्स तुरंत ब्रिटेन के साथ अलायंस बना लेते और ब्रिटेन के साथ मिलके इस एरिया को मिलिट्री एक्शन करके अपने हिस्से में ले लेते, या फिर अमेरिका ये करता कि अपने बहुत सारे सिटीजन्स को न्यू ऑर्लिन्स के एरिया में भेजता और धीरे धीरे जब वहां बहुत सारे अमेरिकन हो जाते तो उनको वो अपने कंट्री में एनेक्स कर लेता। कुछ ऐसा ही हुआ था टेक्सास के साथ। टेक्सास में भी एक जमाने में स्पेनिश एम्पायर का राज था, बट धीरे धीरे कैसे अमेरिका ने टेक्सास को भी पूरा अपने में मिला लिया और आज टेक्सास पूरे अमेरिका का सेकंड बिगेस्ट स्टेट है। तो अमेरिका ने टेक्सास को कैसे हासिल किया उसके पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरी 19th सेंचुरी में अमेरिका ने टेरिटोरियल एक्सपेंशन बहुत किया, मतलब अपने कंट्री के साइज को बहुत बढ़ाया। पहले लुइसियाना की डील की तो वेस्ट में और बढ़े, फिर साउथ में टेक्सास उनको मिल गया। उसके बाद अपनी कंट्री से दूर अलास्का भी उन्होंने रशिया से खरीदा था। अब अपने देश से अलास्का इतना दूर है, उसको खरीदने की अमेरिका को क्या जरूरत थी? तो अमेरिका ने अलास्का को कैसे खरीदा उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि यूरोप में उस समय नेपोलियनिक वॉर्स चल रहे थे, बहुत टेंशन का माहौल था। अगर नेपोलियन को पूरा फोकस करने का टाइम मिलता नॉर्थ अमेरिका के ऊपर तो वो किसी भी कीमत पे सेंट डोमिंग को अपने हाथ से नहीं जाने देते। अगर सेंट डोमिंग उनके हाथ में रहता तो लुइसियाना भी उनके हाथ में रहता और फिर आप सोचिए नॉर्थ अमेरिका में कितना ज्यादा फ्रेंच इन्फ्लुएंस होता और उसकी वजह से आज पूरी दुनिया में फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता, फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच भाषा बहुत ज्यादा पॉपुलर होती। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि नेपोलियन ने लुइसियाना को अमेरिका को बेच दिया। अमेरिका ने ये खरीद करने के बाद अपने एरिया को डबल कर लिया, उसके बाद वो और एक्सपैंड करते गए और धीरे धीरे वो इतनी बड़ी सुपर पावर बन गए। तो इसीलिए आज भी बहुत लोग इस बात को मानते हैं कि नेपोलियन की वजह से
अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर बना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।